सुप्रीम कोर्ट में फिर से हमें एक और कंट्रोवर्शियल केस देखने को मिला है और यहां पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मदरसा इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में यहां पर गई है और उनका यह कहना है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कि मदरसा एक रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो वहां पर इस्लाम की पढ़ाई तो करवाई जाती है, लेकिन जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, सोशल स्टडीज, ये सारी चीजें पढ़ाई नहीं जाती। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मदरसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन के लेवल पे नहीं आ पाते और कहीं ना कहीं ये उनके आर्टिकल नंबर 21 राइट टू एजुकेशन के भी अगेंस्ट जाती है चीजें। अब ये मदरसा क्या होता है, यहां पर नई कंट्रोवर्सी क्या है, मदरसे में ऐसा क्या सिलेबस है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के स्टैंडर्ड को या फिर एनसीईआरटी के सिलेबस के स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहा है, और इसका एक्चुअली में सॉल्यूशन क्या है, और क्या ये सिर्फ राइट टू एजुकेशन से ही रिलेटेड है या फिर हम लोग इसे कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म से भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। माय नेम इज अनुभव दीपानी, वेलकम टू चहल एकेडमी। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात हमें यह देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट में मदरसा से रिलेटेड या मदरसा का जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड यहां पर जो हियरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यहां पर जो उत्तर प्रदेश का मदरसा एक्ट है यहां पर हमको डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करना है कि ये एग्जैक्टली यहां पर है क्या। अब देखिए अगर हम लोग यहां पर न्यूज की पहले बात करें तो जो आपका एनसीपीसीआर है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और इन्होंने ये कहा है कि मदरसा में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो स्टैंडर्ड का नहीं है, वहां पर सिर्फ इस्लामिक सुप्रीमेसी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है एजुकेशन के नाम पर, जिनसे बच्चों का जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, और ये राइट टू एजुकेशन आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए के अगेंस्ट जाता है। अब यहां पर अगर आप उत्तर प्रदेश के मदरसा के कानूनों को समझने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश में मदरसा के लिए एक अलग से कानून बनाया गया था 2004 में, जिसे आप बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली केस चल रहा है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के केस से ही पूरी तरीके से संबंधित है। 22 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहां पर मदरसा के बारे में बेसिकली ये कहा था कि जो मदरसा है वो पूरी तरीके से वायलेट करता है, और उसी से रिलेटेड यहां 11 सितंबर को सेम केस आपको सुप्रीम कोर्ट में यहां पर देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है उत्तर प्रदेश का 2004 का, वो एग्जैक्टली है क्या। यहां पर बेसिकली इस एक्ट के थ्रू जो आपका इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसे आप बेसिकली आम भाषा में मदरसा भी कहते हैं, उन्हें किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में इस एक्ट में पूरी तरीके से लिखा गया है। लेकिन ये जो एक्ट है अब इसके बारे में यहां पर एनसीपीसीआर का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का और बहुत सारी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का यह कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से वायलेट कर रहा है, क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर या माइनॉरिटी रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के नाम पर आप उन्हें सिर्फ एजुकेशन दे रहे हैं रिलीजन से रिलेटेड और बाकी स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। इस टॉपिक को आसान भाषा में अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि जैन रिलीजन से रिलेटेड, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड या सिख रिलीजन से रिलेटेड भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वहां पर भी उनके रिलीजन से रिलेटेड उन्हें चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेज और स्कूल है जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है आपको देखने को मिलता है, और वो गाइडलाइन यहां पर मदरसा में किसी भी तरीके से फॉलो जो है वो नहीं हो रही है, और एक तरीके से आर्टिकल 21 क्लॉज ए जो है राइट टू एजुकेशन, वो बेसिकली पूरी तरीके से यहां पर वायलेट हो रहा है। दूसरी कंट्रोवर्सी इसके बारे में ये आ रही है कि जो सिलेबस है मदरसा का वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आप मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप स्किल डेवलप कर सकते हो, जिससे एट द एंड ऑफ द डे आपके आगे चल के आपको नौकरी करनी है, करियर बनाना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, वो मॉडर्न एजुकेशन तो मिल ही नहीं रही है ना, स्किल किसी तरीके की डेवलप नहीं हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पूरी तरीके से यहां पर जीरो रह चुका है, और यहां पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है जो 1956 के एक्ट से बनी है, उनका यह कहना है कि मदरसे में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कॉलेज के लेवल पे तो ये कभी पढ़ाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्कूल में तो बेसिकली इस्लामिक एजुकेशन आपने उनको दे दी, लेकिन आईआईटी, आईआईएम, एम्स, नीट की एग्जाम, यूपीएससी की एग्जामिनेशन या जो दूसरे बेसिकली आपके कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स हैं वो यहां पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे बच्चों से इनका जो कंपटीशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब मदरसा की अगर हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं तो 10th सेंचुरी एडी से पहले मस्जिदों में ही पहले पढ़ाई करवाई जाती थी, लेकिन 10th सेंचुरी के बाद हमें मदरसा का जो कंसेप्ट है वो दुनिया में आता हुआ दिखता है, और एक अलग से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया 10th सेंचुरी के बाद, जो कि पहले मस्जिद में ही पढ़ाई होती थी, उसे हम लोग यहां पर मदरसा कहते हैं।
और ये जो मदरसा है ये बेसिकली आपको खोरासन, ट्रांसोनिया, जो बेसिकली आपको ईस्टर्न एंड नदर्न ईरान में देखने को मिलता है, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है, यहां से शुरू हुआ था। कई मदरसे तो बहुत बड़े ऐसे होते थे जहां पर मुस्लिम बच्चों को रहने की भी व्यवस्था दी जाती थी, जो बहुत ज्यादा बेसिकली गरीब होते थे। अब यहां पर अगर आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा आपको मदरसे देखने को मिलते हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं हमारे मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने राज्यसभा में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि 2018-19 तक अगर हम लोग देखें तो यहां पर कुल मिला के 24,000 जो मदरसे हैं आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से आपको 19,000 जो हैं वो आपको रजिस्टर्ड देखने को मिलते हैं। अनरिकॉग्नाइज्ड या अनरजिस्टर्ड जो है वो करीबन करीबन आपको 5,000 के आसपास देखने को मिलते हैं। और जो अनरजिस्टर्ड हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, उसमें जो सिलेबस है वो एजुकेशन सिस्टम का नहीं चलता, उसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपना सिलेबस लेकर आती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो अनरजिस्टर्ड मदरसा है उसमें दारुल उलूम नदवतुल उलमा जो लखनऊ का है और दारुल उलूम देवबंद, ये यहां पर बेसिकली क्या करते हैं, सिलेबस अपना देते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग यहां पर रिकॉग्नाइज्ड मदरसा की बात करें तो वो आपको 11,000 के आसपास देखने को मिलता है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर जो मदरसा है कहीं पर रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, कहीं पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली, आसाम, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहां पर जितने भी मदरसे हैं वो बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी अनरजिस्टर्ड मदरसों की तरह यहां पर काम कर रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी उनके सिलेबस का क्या हाल है, क्या एजुकेशन दी जा रही है, किसी को कुछ नहीं पता। और ये देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि आप रिलीजन को 2 मिनट के लिए साइड पे रख के सिर्फ एजुकेशन की अगर बात करें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर जो बेसिकली एनसीईआरटी है या यूजीसी है उन बच्चों के एजुकेशन और भविष्य की बात कर रहा है। वहीं अगर हम लोग यहां पर इनके क्वालिफिकेशंस की बात करें, मदरसे में बेसिकली पढ़ाया क्या जाता है, अगर कोई स्टूडेंट है और अगर वो 10th क्लास पास्ड है तो वो मौलवी बनता है, 12th क्लास पास्ड है तो आलिम बनता है। वहीं अगर बैचलर की डिग्री है उसके पास तो वो कामिल बनता है, और फाजिल वो तब बनता है जब उसके पास मास्टर्स की डिग्री होती है। तो देखिए कि यहां से जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं उनका जो करियर है वो कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है। मॉडर्न लेवल पे तो वो कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं। दैट इज बेसिकली अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम हियर। और एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो इसी चीज से है। हाँ, वैसे कुछ मदरसे हैं यहां पर जो बेसिकली एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग चैरिटेबल मदरसों की बात करें तो वहां पर अरेबिक, उर्दू और पर्शियन जो है वो सिखाई जाती है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो भी फॉलो करवाया जाता है, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी ये कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। यहां तक कि संस्कृत भी कुछ मदरसों में ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जिसमें हिंदू रिलीजन के बारे में भी कुछ चीजें बताई जाती हैं। लेकिन ये बहुत कम लेवल पर हो रहा है, ज्यादा लेवल पर हमें हो नहीं रहा है। अब चैरिटेबल मदरसे तो होते ही हैं, लेकिन जो मदरसे चैरिटेबल नहीं है तो उनके पास पैसे कहां से आते हैं? देखो, स्टेट गवर्नमेंट वो फंड करती है। उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है 2004, उसमें यही कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो उत्तर प्रदेश के मदरसों को फंड करेगी, और बच्चों को उनको अगर रिलीजियस एजुकेशन लेनी है तो वो उनको बेसिकली फुलफिल करने की कोशिश करेगी। और इस फंडिंग के लिए आपको कुछ स्कीम्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपकी SPEMM स्कीम, जिसे आप स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा और माइनॉरिटीज के नाम से जानते हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, जिसे आप IDMI के नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे बेसिकली जो फंड या स्कीम है वो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ही आते हैं, और इसे बाद में एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास ट्रांसफर कर दिया गया था अप्रैल 2021 में। अब यहां पर आप ये देखिए कि अगर कोई स्टूडेंट है जो बेसिकली मदरसा में पढ़ रहा है तो राइट टू एजुकेशन उसको पूरी तरीके से मिल नहीं रहा है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए, लेकिन जो मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, या जो कंप्यूटर लेबोरेटरीज प्रोवाइड की जाती हैं, या उनको फ्री यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती हैं, फ्री फुटवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, फ्री जो किताबें हैं, कई बार लड़कियों को साइकिल्स प्रोवाइड की जाती हैं, या फिर अलग अलग पढ़ाई से रिलेटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, वो मदरसों में बेसिकली देखने को आपको नहीं मिलते हैं। और यहां पर देखिए कि मदरसे जो हैं वो कोविड एक तरीके से होते नहीं है, ज्यादातर आपको बेसिकली जो मुस्लिम लड़के हैं वो आपको पढ़ाई में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो पढ़ाई में और एजुकेशन में बहुत ज्यादा पीछे रह जाती हैं, और ये अगेन एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर मदरसों को यहां पर अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करें तो एक आपको यहां पर रिकॉग्नाइज्ड मदरसा जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा अनरिकॉग्नाइज्ड मदरसा भी हैं, यानी कि जिन्होंने एप्लीकेशन तो दी थी रजिस्ट्रेशन के लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। और तीसरा एक आपको अनमैप्ड मदरसा देखने को मिलते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन तक नहीं दी रजिस्ट्रेशन के लिए, और सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं इस अनमैप्ड
जो मदरसा है इसी में बेसिकली पढ़ते हैं। अब देखिए राइट टू एजुकेशन के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1993 में बेसिकली उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए जो है वो हर सिटीजन का पूरी तरीके से अधिकार है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को यहां पर फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक और चीज कही गई थी कि इसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं आता है, लेकिन एससी एसटी, सोशली बैकवर्ड क्लास, डिफरेंटली एबल्ड जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी यहां पर पूरी तरीके से 25% का रिजर्वेशन जो है दिया जाएगा। और मिड डे मील जैसी चीजें जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। और मदरसे में अगर पढ़ाई हो रही है तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो उन बच्चों को नहीं मिल रही है, यानी ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होगा तो सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट तो चाहे कोई भी मैटर हो, रिलीजन का मैटर हो या सोसाइटी का मैटर हो, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट का मैटर हो, सर्वोच्च न्यायालय तो यहां पर बीच में किसी भी हालत में आएगा ही आएगा। अब अगर यहां पर हम लोग अलग अलग इश्यूज की बात करें तो उन इश्यूज को हम लोग इनडायरेक्टली यहां पर डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहां पर जो बच्चे माइनॉरिटी के पढ़ रहे हैं मदरसा में, वहां पर उनको एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस लेवल का किसी भी तरीके से मिल नहीं पाता है। स्टैंडर्ड करियर उनका किसी भी तरीके से यहां पर बन नहीं पाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो करना, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन के से रिलेटेड दी गई फैसिलिटी से पूरी तरीके से भरा हुआ है। अगर हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 45 की बात करें तो उसमें सबसे पहली बार बात की गई है कि बच्चों को यहां पर फ्री एजुकेशन देनी चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के तहत आर्टिकल नंबर 45 को आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज ए में शिफ्ट किया था, फंडामेंटल राइट बनाया था राइट टू एजुकेशन के नाम पर। वहीं अगर आप आर्टिकल नंबर 46 की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात करें तो स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमने यहां पर बात की है। आर्टिकल नंबर 28 की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो रिलीजियस एजुकेशन है उसको यहां पर देने की फ्रीडम की बात की गई है। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो राइट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज है, इसमें भी हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देते हैं। और आर्टिकल नंबर 51 क्लॉज ए सब क्लॉज के में यहां पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि आप अपने बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए स्कूल में जो दाखिला है वो करवाएं। अब यहां पर सेक्युलरिज्म वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज के सेक्युलरिज्म की बात करें तो वहां पर स्टेट और रिलीजन अलग अलग होता है, लेकिन अगर इंडिया में हम लोग बात करते हैं तो स्टेट और रिलीजन जो है वो बेसिकली एक ही होता है। यानी कि यहां पर इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि अगर रिलीजन के नाम पर किसी भी तरीके से किसी के भी फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहे हैं तो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट उसमें बेसिकली इंटरफेयर करेगा। और ये शायद सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट नहीं जाता। ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी कहना था और सुप्रीम कोर्ट का भी जो रुझान है वो यहां पर इसी तरफ देखने को मिल रहा है। अब इसी पूरे टॉपिक से रिलेटेड अगर आप मेंस के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करें जिसमें यह पूछा जा रहा है कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्युलरिज्म इन अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। यहां पर इंडिया जैसी कंट्री जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है उसमें सेक्युलरिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है, उसका क्या मतलब है, रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड डिस्कस द चैलेंजेस इट फेसेस इन कंटेम्परेरी टाइम्स एंड सजेस्ट द मेजर्स टू स्ट्रेंथन सेक्युलर वैल्यूज इन द कंट्री। और अभी सेक्युलरिज्म अगर खतरे में है या फिर अगर कभी भी खतरा आ सकता है इतने बड़े डाइवर्सिटी वाले देश में, तो सेक्युलरिज्म को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को अगर आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है जो आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बना सकती है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद चहल एकेडमी। दिस इज अनुभव दीपानी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।